अब इस यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर 8 के अंदर 2 चैप्टर्स हैं। उन दोनों चैप्टर का सबसे पहले मैंने नाम लिखा है। फर्स्ट चैप्टर इज कॉल्ड द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो चैप्टर से ही पता चल जा रहा है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इसके नाम से ही हम हेल्थ के बारे में पता करेंगे और हेल्थ से उसके बाद हम कुछ डिजीज़ भी पढ़ेंगे कि ये जो होती है किससे होती है, इसका सिम्टम्स क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास जो चैप्टर है उसका नाम है माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो केवल वही कर पाते हैं। हम लोग अगर करना भी चाहें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा या बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है, लेकिन ये माइक्रोब जो होते हैं वो सारे काम हमें आसानी से करके दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 चैप्टर होगा इस यूनिट के अंदर। पहला ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, दूसरा चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो यूनिट में स्टार्टिंग में 2 साइंटिस्ट के नाम हैं और आपने इनका नाम पहले भी सुना कभी होगा। ठीक है, MS स्वामीनाथन करके इनका नाम है। ये हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। आपने कभी नाम सुना होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन करके। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हमारे देश में आया था वो इनकी वजह से, इनके एफर्ट की वजह से आया था। और पूरी दुनिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था वो इनके कुछ साथी थे, बल्कि इनसे वो एक्सपायर हुए थे। ठीक है, तो इनका नाम क्या होता है? नॉर्मल। किसी को पता है इनका नाम क्या है? अरे क्या नाम है, बताओ क्या नाम है इनका? ठीक है, तो 2 लोग हैं यहाँ पर। ये तो पूरी देश में फेमस थे, देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। और ये हमारे देश के लिए हैं जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश में लेके आए, जिनका नाम था स्वामीनाथन। ठीक है, खतरनाक नाम है। खतरनाक मतलब ये नहीं, काफ़ी बड़ा नाम है। और जहाँ से ये रिलेशन रखते हैं साउथ से, वहाँ पर नाम काफ़ी बड़े बड़े होते हैं ना। और आप पढ़ेंगे भी इनका नाम तो आप, मैं पढ़ाऊँगा, मैं नहीं पढ़ूँगा, तुमसे मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो थोड़ा इनके बारे में दिया गया है, ये हम पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बॉर्न इन अगस्त 1925 इन, अब आप पढ़ो। हाँ, ये अच्छी बात है, आप पढ़ ले रहे हैं। इन द तमिलनाडु। ठीक है, अब इनका नाम आप पढ़िए। इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में जब भी इनका नाम पढ़ा जाता है हमेशा MS स्वामीनाथन करके ही पढ़ा जाता है। MS स्वामीनाथन। करें कि इन्होंने ग्रेजुएशन किया, साथ साथ में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। और किस में किया? बॉटनी में किया। कहाँ से किया? मद्रास यूनिवर्सिटी से किया। ऐसे एक साइंटिस्ट मैंने आपको कभी पढ़ाया था चैप्टर नंबर यूनिट 3 के अंदर। एक साइंटिस्ट, नाम उनका बोलिए। हाँ, रामाचंद्रन। हाँ, उन्होंने भी ग्रेजुएशन कहाँ से की थी? मद्रास यूनिवर्सिटी से ना। रामाचंद्रन प्लॉट किस प्रोटीन को डिस्कवर करने के लिए, किस प्रोटीन के स्ट्रक्चर? कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन के अंदर कैसा स्ट्रक्चर? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। अरे कुछ याद आया? तो इन्होंने क्या किया था? ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कहाँ से? मद्रास यूनिवर्सिटी से किया। ये इनके बारे में कुछ जीवनी थी जो कभी लिखने को नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते। यहाँ से जहाँ से आई मैं बताऊँगा अभी कहाँ से आएगा, बस पढ़ा रहे हैं। अच्छा, क्या पढ़ा रहे हैं, आएंगे क्वेश्चंस आएगा इनके बारे में। हाँ, शायद अभी तक थे लेकिन अब शायद एक्सपायर हो चुका। अभी जल्दी एक्सपायर हुए, अभी जल्दी एक्सपायर ही हुए हैं। और कभी कभी आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में कि इन्होंने क्यों वो बनाया है, लिस्ट बनाई है कि कैसे किसानों को उनकी, जो आपने देखा होगा कई सारे संसद भवन में चलते रहते हैं ना कि आप MSP दीजिए, तो उन्होंने MSP पे कुछ बनाया था। वो अभी तक इनकी जो रिपोर्ट है वो लागू ही नहीं हो पाई है। सरकार कहती है, और सरकार जो बनी थी 2014 में वो इन्हीं की बनी थी कि हम MS स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से MSP लागू करेंगे, किसान सपोर्ट करें हमारी सरकार बनने में। और आज तक वो MSP वाला रूल अभी तक नहीं लागू हो पाया है। ठीक है, तो ये कुछ बना के गए थे लेकिन बेचारे अब नहीं है, शायद 2 साल पहले ही इनका देहांत हो गया। ही वर्क इन द डिफरेंट कैपेसिटीज इन द लार्ज नंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन द इंडिया एंड द अब्रॉड एंड डेवलप हिज एक्सपर्टी इन द जेनेटिक्स एंड द प्लांट ब्रीडिंग।
इंडिया में भी काम किए हैं, साथ साथ ये अब्रॉड मतलब फॉरेन भी काम किए हैं, और काम करने के बाद इनकी जो एक्सपर्टीज़ थी वो किस चीज़ में थी, जेनेटिक्स, ये अंडरलाइन करिए आप। इनकी जो एक्सपर्टीज़ है यानी जो जिसमें ये ज़्यादा एक्सपर्ट थे, जेनेटिक्स के साथ साथ में ये प्लांट ब्रीडिंग, यानी जेनेटिक्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इन्होंने किसमें किया, प्लांट ब्रीडिंग में, नए नए प्लांट बनाने के लिए, नए नए वैरायटी के प्लांट बनाने के लिए। ठीक है, आगे तो ये इनके लिए हो गया इंपॉर्टेंट, जहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इसके बाद इन्होंने एक स्कूल स्टेब्लिश किया, और जो स्कूल था उसका नाम था द स्कूल ऑफ द साइटोजेनेटिक्स एंड द रेडिएशन रिसर्च, स्कूल ऑफ द साइटोजेनेटिक्स एंड द रेडिएशन रिसर्च। और इसे स्टेबलाइज कहाँ किया इन्होंने, IARI, इसका फुल फॉर्म अंडरलाइन करें आप, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कहीं ना कहीं मिल सकती हैं। ठीक है, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब कह रहे हैं कि इसमें क्या हुआ, अनेबल द स्वामीनाथन एंड हिज टीम टू डेवलप, इन्होंने इस स्कूल में क्या डेवलप किया शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ द राइस, कम समय में ज़्यादा पैदावार देने वाले राइस डेवलप किया। क्योंकि जब हमारे देश में जब आज़ादी हुई थी उस वक्त मैंने आपसे कहा था केवल दो ही चीज़ कमी थी, वो था एक तो हमारे पास खाने की बहुत ज़्यादा कमी थी, दूसरा हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा थी, और आज भी बढ़ रही है, वो तो अलग बात हो गई, कल मैंने आपको डिस्कस कर लिया वाला। लेकिन हाँ, शॉर्टेज बहुत थी किस चीज़ की, खाने की, तो उस वक्त खाना हमें चाहिए था, इसलिए ऐसी वैरायटी को डेवलप किया गया जो कम समय में ज़्यादा पैदावार दे सके, जिससे कि हमारी ईल्ड क्या हो सके, बढ़ सके। ठीक है, वैसे आपने नाम सुना होगा, पहले लोग देसी सीड बोते थे, कोई भी अगर दादा जिंदा होंगे तो उनसे पूछिए वो क्या खाते थे, तो देसी चीज़ बताएंगे, हम देसी चना खाते थे, महुआ खाते थे, उनका जौ था, बाजरा था, ये सारी चीज़ें थी ना। आज क्या है, हर एक सीड क्या हो चुका है, हाइब्रिड हो चुका है। और हाइब्रिड होने से फ़ायदा क्या हुआ, हाइब्रिड होने से फ़ायदा ये हो गया कि एक तो ईल्ड बढ़ गई, साथ साथ में ये भी हो गया कि उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू थी वो भी बढ़ी है। पहले जो थी वो तो प्योर थी ही, आज देखो जो हम लोग कहते हैं कि आज जो भी सीड आ रहे हैं सारे इम्प्योर आ रहे हैं, इम्प्योरिटी कोई नहीं है, बल्कि पहले कंपैरिजन में आज जो सीड है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन क्या है, जो आज सीड बनाए जा रहे हैं, जो आज खेती की जा रही है, उसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए नुकसान उस केमिकल से हो रहा है, ना कि उसकी वैरायटी से हो रहा है। ठीक है, तो पहले जो खाद इस्तेमाल होती थी, फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते थे वो नेचुरल गोबर वाले, लेकिन आजकल क्या है, सारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते हैं, साथ साथ में पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है, इसलिए नुकसान क्या हो रहे हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बात आती है कि इन्होंने क्या डेवलप किया था, शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ द राइस। हम ये चाहते थे कि कम समय में ज़्यादा पैदावार वाला कोई प्लांट बना सके, और उस राइस में एक राइस और इन्होंने क्या बनाया था, सेंटेड बासमती। बिरयानी खाना है ना, अगर बिरयानी खाना है तो सबसे पहला चॉइस होता है कि चावल जो हो वो एकदम नरम हो, मुलायम हो, कह रहे 3 पत्ती जो भी हो, हम हाँ ठीक है, हरी पत्ती, मुलायम चावल हो, दूसरी बात उसकी जो लेंथ हो बहुत ज़्यादा हो। ये चॉइस होती है शहर वालों की ना। गांव वाले कहते हैं भैया देखो, अगर शादी ब्याह में बना हुआ है, आपने बनवाया है कि स्पेशल गेस्ट को खिलाएंगे हम बड़ा चावल ना, इतने बड़े बड़े वाले, जो देसी लोग होते हैं गांव, कहते हैं इसे एक काम करो, इसे साइड करो, और जो छोटा वाला है उसे लेके आओ, क्योंकि वो हम खा पाएंगे। खाने मतलब है वो ज़्यादा जाता है पेट के अंदर, और ये जब जाता है ना तो ये ज़्यादा नहीं खिलाता है, बस बहुत हल्का फुल्का, इसलिए कहते हैं भाई इसे साइड कर दो, हमें देसी वाला चाहिए, वही सही है। तो बात आती है, इन्होंने डेवलप क्या कर लिया, सेंटेड बासमती। ठीक है, तो आप इन्हें अंडरलाइन करें, शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग राइस डेवलप की थी। ठीक है, इसके अलावा ही इज आल्सो नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ, इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट तैयार किए, आप नाम सुने होंगे आप, क्रॉफ्ट कैफेटेरिया, अगर आपने ये नहीं सुना होगा तो ये तो नाम सुना ही होगा ना, कैफेटेरिया ना, वो आजकल इसका तो फिलहाल बहुत सारा स्कोप चल रहा है कैफेटेरिया वाला, तो इन्होंने प्लांट कैफेटेरिया बनाया था, प्लांट कैफेटेरिया डेवलप किया। उसके बाद में क्राफ्ट शेड्यूलिंग इन्होंने तैयार कर लिया, एंड द जेनेटिकली इम्प्रूविंग द यील्ड एंड द क्वालिटी,
प्लांट की ईल्ड भी बढ़ाई और क्या बढ़ाई, क्वालिटी भी इन्होंने बढ़ाई। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया, स्वामीनाथन इनिशिएटेड कोलैबोरेशंस विद द, इन्होंने कोलैबोरेशन किया किसके साथ में, नॉर्मन बोरलॉग के साथ में। ठीक है, क्यों किया, आगे पढ़ते हैं। व्हिच कल्टिमिनेटेड इन द ग्रीन रिवॉल्यूशंस, क्या लाने के लिए इंडिया में, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने के लिए इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के साथ में कोलैबोरेशन किया, क्योंकि इन्हें भी बहुत सारी चीजें पता थी और वो ये फॉरेन के थे, वो इंडियन थे, दोनों लोग मिल करके अपना क्या किया, जो व्यू था उसे शेयर किए और नए नए वैरायटी बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ द मैक्सिकन वैरायटी ऑफ द बीट इन इंडिया। तो इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशंस आया, वीट और राइस बना करके आया। ठीक है, तो इन्होंने जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उस वक्त कौन सी वैरायटी थी हमारे पास, मैक्सिकन वैरायटी थी, किस चीज की, वीट की। गेहूं बनाया गया, ऐसी वैरायटी जो कहाँ की थी, मैक्सिकन वैरायटी थी, इसकी ईल्ड ज़्यादा थी, क्वालिटी ज़्यादा थी, इससे क्या हुआ, पैदावार बढ़ गई। और उस वक्त हम इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करते थे, जब इंसेक्टिसाइड और केमिकल इस्तेमाल हुआ, बोले तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल हुए, तो फर्टिलाइजर उससे जो पैदावार थी वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है इन इंडिया, तो MS स्वामीनाथन। और अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, केवल इतना पूछा जाए, नॉर्मन बोरलॉग। तो आप ये दोनों चीज़ लिख लीजिए, कहीं पर साइड में लिखिए, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। हाँ लिखो, सही बात है, लिखो, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशंस इन इंडिया MS स्वामीनाथन। लिख तो नहीं पाओगे तो देख लो, आप लिख लोगे, बढ़िया है, नाम काफ़ी बड़ा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा लिखा हुआ है, थैंक यू, लिखा हुआ है। आगे, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशंस, केवल इतना क्वेश्चन पूछा जाता हो, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, चलिए, कौन सी वैरायटी आई थी, मैक्सिकन वैरायटी ऑफ वीट इन इंडिया। नेक्स्ट, दिस वाज हाईली रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिसिएटेड। ही इज आल्सो द इनिशिएटर ऑफ द लैब टू लैंड। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, लैब में बनाएंगे, लैंड पर लेके आएंगे उसे, फूड सिक्योरिटी एंड द सेवरल अदर इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स डेवलप किए थे। ठीक है, ही हैज बीन ऑनर्ड विद द, अब किसकी बात की जा रही है ऑनर की, MS स्वामीनाथन। इन्हें कौन कौन सा ऑनर मिला, मतलब कौन कौन से इन्हें पुरस्कार मिले, सब पुरस्कार का नाम क्या था, पद्म भूषण इन्हें मिला। एंड इसके अलावा सेवरल अदर प्रेस्टिजियस अवार्ड, मेडल्स एंड द फेलोशिप बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द एक्सीलेंस। तो यहाँ तक की जो बात थी हमारी वो थी MS स्वामीनाथन के बारे में। बस कुछ ही बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात इन्हें ये याद रखनी है कि इन्होंने, इनकी जो एक्सपर्टीज थी वो किसमें थी, जेनेटिक्स और क्रॉप ब्रीडिंग में थी। फिर इन्होंने एक स्कूल तैयार किया था, उस स्कूल का नाम था द स्कूल ऑफ द साइटोजेनेटिक्स एंड द रेडिएशंस रिसर्च। कहाँ पर स्टेबलाइज किया था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पहले से था, उसमें ये बनाया गया था। और यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया, राइस की वैरायटी बनाई। और जो राइस की वैरायटी थी वो कैसी थी, वो शॉर्ट ड्यूरेशन की थी, हाई यील्डिंग वैरायटी थी, जिसमें सेंटेड बासमती भी आता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, जैसे कि क्रॉप कैफेटेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग। इसके अलावा नेक्स्ट जो है लैब टू लैंड एंड द फूड सिक्योरिटी। क्लियर है। इसके बाद मैंने कहा था ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने का काम किसने किया था, नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। साथ साथ में MS स्वामीनाथन इनके साथ में मिल करके इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आए। और जब इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसके लिए जो वीट रिक्वायर्ड थी वो कौन सी वीट थी, मैक्सिकन वेराइटी ऑफ द वीट। ठीक है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ कब था, अगर डेट कभी आपसे पूछी जाती है तो लगभग आप लगाएंगे 1960s। और ये आपको मिलेगा शायद इकोलॉजी के अंदर मिलेगा, 1960 या कहीं और चैप्टर में, किसी चैप्टर में था ये। ठीक है, इस स्ट्रेटजी वाले में था शायद, अब ये नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम चैप्टर पर जिसका नाम क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो बात आती है हेल्थ की ना, तो जैसे अगर मैं कहूँ इसमें से कितने लोग हेल्दी हैं,
कितने लोग हेल्दी हैं? बस कह रहे हैं कोई नहीं है, बस 2 लोग कह रहे हैं कि हम हेल्दी हैं। तो आप हेल्दी होने से क्या समझते हो? कि आप फिजिकली फिट हो इसलिए आप हेल्दी हो? नहीं, पूरा का पूरा क्या है, फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए, साथ साथ में पड़ोसी का हक भी ना मारो, मतलब सोशली भी क्या होना चाहिए, तभी क्या हो, हेल्दी हो। नहीं तो आप हेल्दी नहीं हो। केवल जिम जाने से कोई हेल्दी नहीं होता है, ठीक है। जिम जाने से केवल एक काम होता है, वो होता है मसल्स की ग्रोथ होती है, बस। जिस दिन आप जिम छोड़ दोगे उस दिन मसल फिर से क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट। आपने पढ़ा था ना, मसल के पास 4 प्रॉपर्टी होती है, वो एक्सटेंड भी करती है, इलास्टिसिटी भी होती है, अरे बोलो यार, कॉन्ट्रैक्शन भी करती है। तो जब आप जिम करते हो तो मसल पर जोर पड़ता है, तो उसमें, अरे बोलो, इसके बाद में जब आप छोड़ दोगे धीरे धीरे क्या हो जाता है, पीछे इसने देखा होगा, जिसने जो लोग जिम करते हैं छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उनकी बॉडी के अंदर सिकुड़ जाती है। हाँ, सिकुड़ ही जाते हैं वो, ठीक है। तो बात यहाँ पर ये आती है, हम देखो आज क्या हम मानते हैं हेल्थ के बारे में, ये अलग बात है। पहले के लोग जो थे वो क्या मानते थे, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और पहले मतलब से इंडिया में पहला कौन सा सिस्टम था? आजकल देखा जाए तो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, हम कहते हैं ना कि एलोपैथ है ना, अरे एलोपैथिक। इसके अलावा इंडिया में सबसे फेमस अगर देखा जाए तो आयुर्वेदिक, उसके बाद होम्योपैथिक, फिर यूनानी। अरे ये 4 कैटेगरी हैं, और हम लोग जो लड़ रहे हैं जिसके लिए, वो एलोपैथिक के लिए लड़ रहे हैं ना। लेकिन इंडिया में पहले एलोपैथिक नहीं था, पहले क्या था, आयुर्वेदिक। कुछ भी लग जाए, कोई पत्ती लेके आओ, रगड़ो, लगाओ, चिपकाओ, खुश रहो, ये तो था ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, डिजीज बढ़ती गई। हाँ, इवोल्यूशन तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि पहले डिजीज थी, लेकिन अब इन्वायरमेंटल कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि उसे क्योर करने में उतना क्या होता है, प्रॉपर रीजनरेशन नहीं हो पाता है। नहीं तो पहले लोग क्या करते, जंगल में रहते थे आराम से, कुछ भी दिक्कत हो जाए सारा इंतजाम। अभी तो जड़ी बूटी कहाँ से आ रही हैं, जो आयुर्वेदिक का, जो भी डॉक्टर्स होंगे आयुर्वेद में, वो वही तो इस्तेमाल करेंगे ना, प्लांट का एक्सट्रैक्ट ही तो इस्तेमाल करेंगे, वहीं से तो लेके आएंगे। अब होता क्या था, वो जाते थे जंगल में और उन्हें पता होता था, जो सबसे बूढ़े होते वो एक्सपीरियंस वाले होते थे, वही जाते थे लेके आते थे, और इन्हें पता था कि ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता था। पहले बीमारियां भी बहुत थी, क्या थी, रिस्ट्रिक्टेड थी। अब तो क्या है, वैरायटी क्या है, बीमारियां हैं, एक से नहीं, ऐसा नहीं है कुछ लोग हैं जो पापा का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो बात यह है कि देखो अब क्या है, नए नए वायरस होते हैं, वो करते क्या हैं, आज एक बीमारी लेके आ रहे हैं, एक हफ्ते बाद कहते हैं कि हम अपना कलर, अपना रूप चेंज करके हम दूसरा लेके आते हैं, तुम कब तक हमें संभालोगे, हम चेंज होते रहेंगे ना। तो वैरायटी अब बढ़ गई है, तो फिर दवाएं भी क्या उस हिसाब से काम करनी चाहिए। तो बात है कि पहले के लोग क्या मानते थे हेल्थ के बारे में, और आज के लोग क्या मानते हैं, पहले हम उसकी बात करते हैं। लिखा है हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम्स, लंबे समय से हेल्थ क्या था, वाज कंसीडर अ स्टेट ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। हेल्थ क्या है, एक स्टेट है, किस चीज का, बॉडी एंड माइंड का। वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ द सर्टेन ह्यूमर, जहां पर एक ह्यूमर्स का क्या होता था, बैलेंस होता था। ह्यूमर का मतलब कुछ और नहीं है, बल्कि ये क्या होता है, फ्लूइड। क्या होता है, फ्लूइड। और ये फ्लूइड कहाँ, हमारी बॉडी के अंदर। तो पहले के लोग मानते थे कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड होते हैं, जिनका अगर बैलेंस मेंटेन है तो हम कैसे हैं, हेल्दी हैं, और अगर ये डिसबैलेंस हो गया तब हम हेल्दी नहीं होंगे। ह्यूमर जो फ्लूइड था वो 2 टाइप का था। यहाँ पर एक मानते हैं कि ये गुड ह्यूमर होता है, और दूसरा होता है बैड ह्यूमर। तो पहले के जो लोग थे वो मानते थे कि जो हेल्थ है वो कुछ और नहीं, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो ह्यूमर होता है उसका एक बैलेंस स्टेट होता है। अगर ये ह्यूमर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम क्या हो सकते हैं, अनहेल्दी हो सकते हैं। और ये कौन मान रहा था, आगे बढ़ते हैं। दिस इज व्हाट अर्ली थिंकर्स, ग्रीक थिंकर्स, नाम इसका हिप्पोक्रेट्स, क्या नाम है इनका, हिप्पोक्रेट्स। और इसके साथ साथ में एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन असर्टेड, जो मानते थे, यानी हिप्पोक्रेट्स जो ग्रीक के थे ये, और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ये मानता था कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं,
फ्लूइड होते हैं, ह्यूमर्स होते हैं, जो बैलेंस अगर बनाए रहेगा तो हम क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम कैसे हो जाएंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे। इनके बारे में आप लिख लीजिए, हिप्पोक्रेट्स कहलाते क्या हैं, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन। आपको भी कसम दिलाई जाती है, अभी नहीं, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तब ना शपथ लेते हैं, हम कसम खाते हैं कि हम सारा काम कम पैसे में करेंगे ना, बिना किडनी को बेचे हुए काम कर लेंगे। चलो आगे आते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब किडनी की वैल्यू कम हो गई है, पहले बहुत वैल्यू थी। इट वॉज थॉट दैट पर्सन विद द ब्लैक बाइल, ब्लैक बाइल मतलब ये बैड ह्यूमर वाला, ठीक है, कह रहे हैं कि ब्लैक बाइल, ऐसा पर्सन जिसके पास क्या है, ब्लैक बाइल, बिलोंग्स टू द हॉट पर्सनालिटी। अब ये हॉट वाला अलग मसला है, आज तो अलग है लेकिन पहले अलग। ये हॉट मतलब उनके बुखार है, मतलब उनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो ये माना जाता था कि जो जिसके पर्सन के अंदर क्या है, ब्लैक बाइल है, वो हॉट पर्सनालिटी के हैं एंड वुड हैव द बुखार, और उनके पास क्या है, बुखार है। आजकल अगर बोल दो कि तुम काफ़ी हॉट दिख रहे हो तो अलग ही कुछ सोच लेते हैं, नहीं ये क्या है, फीवर वाला है, ठीक है। तो बात यह है कि पहले लोग मानते थे कि ऐसे पर्सन जिसके अंदर क्या है, ब्लैक बाइल बढ़ा हुआ है, जिसके अंदर ब्लैक बाइल बढ़ा हुआ है वो हॉट पर्सनालिटी का है और उसमें क्या है, फीवर है। वैसे भी आयुर्वेदा जो सिस्टम होता है वो शायद इसी पे काम करता है। अगर आपको किसी को पता होगा कि वो कहते हैं कि कफ बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है ना, वो कफ, पित्त और एक और होता है, पता नहीं क्या, याद नहीं है, लेकिन हाँ इसी सिस्टम पे वो काम करता है, फ्लूइड वाले पर ही। वही बात यहाँ पर आती है। नेक्स्ट, दिस आइडिया वाज अराइव्ड एट वेरी प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट, कह रहे हैं कि ये जो कि किसी पर्सन को क्या हुआ है, ब्लैक बाइल बढ़ा हुआ किसी का, तो उसे क्या होगा, फीवर होगा। ये केवल क्या है, एक रिफ्लेक्टिव थॉट है और कुछ भी नहीं है, और इसे डिस्प्रूव किया गया। द डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, किसने किया था, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की, विलियम हार्वे ने की। इसे आप अंडरलाइन करें, बहुत पुराना क्वेश्चन है, सबको पता होता है ये, अगर नहीं पता है तो आप अंडरलाइन करके दिमाग में भी अंडरलाइन कर लीजिए कि ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी, विलियम हार्वे। और इसके साथ साथ में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन द पर्सन विद द ब्लैक बाइल। पहले ये माना जाता था कि जिस पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल बढ़ा हुआ है उसे बुखार है, फीवर है, लेकिन उन्होंने क्या किया, जिस पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल बढ़ा था उसका भी इन्होंने क्या किया, नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी नापा, ठीक है। तो प्रूफ हो गया कि जो क्या होते हैं, ब्लैक बाइल वाले पर्सन होते हैं, जरूरी नहीं उनके अंदर क्या हो, फीवर ही हो। और इन्होंने क्या इस्तेमाल किया था, यूजिंग द थर्मोमीटर, डिस्प्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ द हेल्थ। पहले ये माना जाता था जिसकी बॉडी के अंदर गुड ह्यूमर ज्यादा होगा वो कैसा होगा, हेल्दी होगा, कैसा होगा, वो हेल्दी होगा। लेकिन आज क्या है, ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो है हेल्थ के लिए वो क्या हो जाती है, डिस्प्रूव होती है। किसने डिस्प्रूव किया इसे, विलियम हार्वे ने किया। किसकी मदद से किया, एक्सपेरिमेंट्स करके किया। कैसे, जिस पर्सन के अंदर क्या था, ब्लैक बाइल था, उसका भी इन्होंने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नापा विद द हेल्प ऑफ द थर्मोमीटर। इतना क्लियर, चलिए आगे बढ़ते। इन द लेट ईयर्स, अब आगे टाइम बीतता गया, बायोलॉजी स्टेट दैट माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू द न्यूरल सिस्टम। कह रहे हैं जो हमारा माइंड है वो इन्फ्लुएंस करता है, क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। किसको, किसको करता है, आगे बात, किसके थ्रू करेगा, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू आवर इम्यून सिस्टम। जो हमारा माइंड होता है ये इन्फ्लुएंस किसको करता है, इम्यून सिस्टम को। कह रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, नॉलेज बढ़ती गई, तो ये आया कि जो हमारा माइंड होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। और अगर इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करना है तो किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा, और सहारा देने के लिए कौन आता है यहाँ पर, न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये दो सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो साथ साथ काम करते हैं, न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। तो जो माइंड होता है किसको इन्फ्लुएंस करता है, इम्यून सिस्टम को, लेकिन इन्फ्लुएंस करने के लिए सहारा किसका लेता है, न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम।
एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। हमारा इम्यून सिस्टम किसको मेंटेन करता है? हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है। तो बात आती है कि आज हम हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, हम सही हैं या अनहेल्दी हैं, ये कौन डिसाइड करता है? इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम डिसाइड किससे होता है? हमारे माइंड से। तो सब कुछ डिसाइड कहाँ से हो रहा है? आपके माइंड से। आप हेल्दी हो या आगे चल करके अनहेल्दी होना चाहते हो, ये आपके माइंड पर डिपेंड करता है। आपने कई बार लोगों को सुना होगा कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप हो जाओगे ना। ज़्यादातर लोग कहते हैं भैया पॉजिटिव माइंड के साथ रहा करो, पॉजिटिव बातें सोचा करो, तो आपके दिमाग में थॉट्स में सारी पॉजिटिव बातें आएंगी। और जितना लोग निगेटिव होते जाओगे उतना क्या हो जाएगा आपके लिए? दिक्कत। और कभी कभी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि हमेशा निगेटिव ही बोलते हैं, और ये हमेशा निगेटिव ही रहता है। तो अगर कुछ अच्छा भी बोलना चाहता है तो उससे गलत ही निकल जाता है, वो सिचुएशन गलत हो जाती है। तो बात आती है यहाँ पर कि कुछ भी डिसाइड आपको करना है, सब कहाँ से डिसाइड होता है? आपके माइंड से। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आज नहीं तो कभी ना कभी तो अच्छा होगा ही। लेकिन आपको पॉजिटिव माइंड के साथ रहना चाहिए। इसमें से मुझे बताएं कितने लोग सोचते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएं डेली? इसी एक बात पर कि माइंड जो हम सोचेंगे वही हो जाता है। इस पर कितने लोग हैं जो ने बुक लिख दिया है पूरा, अब बुक लिख करके अच्छा पैसा कमा गए वो, केवल इसी बात पर कि आपका जो माइंड होता है, जो आप सोचते हो वही होता है। जैसे आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, कुछ है आपके पास? अभी कुछ भी नहीं है, केवल आपके पास 2 बुक है, 2 एनसीईआरटी की बुक है, यही कुछ है आपके पास। अगर आप नियर फ्यूचर कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, उसके बारे में आपको आज से, अभी से और हमेशा सोचना पड़ेगा कि हम 4 साल बाद, 5 साल बाद इस स्टेज पर होंगे। तो जैसा आप क्या करोगे? आप सोचोगे। सोचने के मतलब है जितनी आप पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लेके आओगे उतना ही क्या होगा? आप उस स्टेज पर जाने के लिए उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगाओगे ना। अरे बोले यार, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आज तुम्हें घर नहीं जाना है ना, क्लास के बाद तुम यहीं बैठे रहो, शाम हो गई, मैं कहूँ घर नहीं जाना है, लेकिन हमें तो घर जाना है ना। होता क्या है कि जैसे ही मैं कहूँगा अब 8 बज गए हैं, 8 PM हो गया है, अब आपके दिमाग में आएगा काफ़ी रात हो गई, अब मुझे जाना चाहिए। और जैसे ही आपके दिमाग में आएगा कि मुझे घर जाना ही है। मैं एक मूवी देख रहा था जिसमें वो आलिया भट्ट है ना, मुझे घर जाना है, तो वही किसी भी कंडीशन मुझे घर जाना है। अब जैसे तुमने कहा कि मुझे किसी भी कंडीशन में घर जाना है, तब क्या करोगे तुम? कुछ ना कुछ बहाना ढूंढोगे, सर से कहते हैं कि हम मुझे चले जाने दो ना। वही बात होती है कि जैसा ही आप सोचोगे वैसा ही आप बन जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप सोने से पहले, जब आप सोने जाते हो बेड पर, तो सोने से पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे 2025 में 4 मई को मुझे क्या करना है। 4 मई 2025 को मुझे क्या करना है, ये आप सोचते रहो। एग्ज़ाम देना है, सही बात है। एग्ज़ाम में क्या सिचुएशन होती है वो आप समझ सकते हो। और एग्ज़ाम देने के बाद में आपका जो रिजल्ट होगा उसमें आपको क्या दिखने वाला है? क्या आपको एक वाइट कोट दिख रहा है? अगर आपको ये दिखता है तो उसको पाने के लिए आप मैक्सिमम एफर्ट डालोगे, और अगर नहीं दिख रहा है तो शायद आप बस एक अंधेरे रास्ते पे चल रहे हो, बस जो आपको पकड़ के खींच लेगा, तुम इधर चले जाओ, उधर भाग जाओगे, उधर जाना है उधर भाग जाओगे, लेकिन सीधा नहीं जा पाओगे। तो बात आती है कि सब कुछ कहाँ से डिसाइड होता है? आपके माइंड से। तो अपने माइंड्स को कहो कि भैया 2025 में मुझे वाइट कोट के साथ में किसी एक मेडिकल कॉलेज में, जो भी आपको अच्छा लगे, वहाँ मुझे पहुँचना है। और ये काम आप डेली सुबह शाम करते रहिए, सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। तो सोने से जब पहले करोगे तो पूरा जब आपका रात भर जब आप सोओगे तो आपका जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो उसी पे काम करता रहता है कि भैया हमसे एक काम दे दिए हैं कि हमें क्या करना, सोचना है कि हमें वाइट कोट पे आना है। और जब सुबह उठोगे आप तो ये कहोगे कि हाँ मुझे वाइट कोट पहनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो दिन भर उससे पाने के लिए आप काम करते रहोगे। और इसी कॉन्सेप्ट को बहुत सारे लोगों ने क्या किया है,
एक्वायर करके, अप्लाई करके उन्होंने अच्छा गेन किया। कुछ लोगों ने फॉरेन में बुक पढ़ा था, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे 5 साल बाद मिलीनियर बनना है, मुझे अच्छे पैसे कमाने हैं, मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने सोच कर अपने बुक दीवार पे चिपका लिया कि मुझे 5 साल बाद यहाँ पहुँचना है, और उस भी काम करते रहे। 5 साल बाद वो उनका सपना कंप्लीट हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बॉलीवुड के हीरो होते हैं ना, कहते हैं कि बहुत सारे मुंबई लोग जाते हैं, बहुत लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं दोबारा। लेकिन जो सक्सेसफुल हो गया उससे कभी पूछो कि भैया तुम्हारा जब स्ट्रगल था उस वक्त तुम्हारी सिचुएशन क्या थी, तो बताएंगे हम भूखे भी रहते थे, नंगे भी रहते थे, यहाँ पड़े रहते थे, इधर उधर खाना नहीं रहता था, लेकिन हाँ सोच मेरी ये थी कि एक दिन हमें काम करना है, और वो जिसने ये सोचा है आज वो उतना काम कर रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी है सिंपल सी कि शाम को सुबह को बस एक एक गोली नहीं है, बस वही है कि मुझे क्या करना है, डॉक्टर्स बनना है। और जब आपके माइंड में चलने लगेगा कि हमें डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए जो काम होता है वो आप करोगे ना। वो काम क्या है आपके पास? एक ही काम है, पढ़ाई करना, समझना, क्वेश्चन लगाना, ये आपके काम हो जाते हैं। ठीक है, बस आगे बढ़ते रहिए। तो मैंने यहाँ पे कहा कि कोई भी देखो यार, जैसे मैं आपसे कहूँ अभी कि आप अभी हेल्दी महसूस कर रहे हो, कि आप मान लो बुखार नहीं है, आपको सब कुछ सही चल रहा है, आप अपने दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग लाओ कि मुझे लग रहा है बुखार है। ये समझदार तो हो ना, आपने महसूस भी किया होगा। ऐसा होता है कभी कहते हो कि हमें यार लग रहा है बुखार है, क्या करते हो, मम्मी चेक करो तो है बुखार, अच्छा हाँ ठीक, नहीं है उन्होंने कहा हाँ हमें भी तो लग रहा है। अब कंफर्म हो गया एक लोग हो, क्या होगा कि हाँ बुखार है। अब क्या होगा, 1-2 घंटे बीतेगा, फिर तुम टेस्ट करोगे, लग रहा है बुखार है। कोई बगल में बैठा होगा, देखो यार टेस्ट करो मुझे बुखार है, हो सकता है उसे हो तुम्हें ना हो, उसने कहा हाँ तुम्हें बुखार है, शाम तक होते होते तुम एक पैरासीटामॉल खा जाओगे ना, और नेक्स्ट दिन सुबह उठोगे तुम्हें अच्छा खासा बुखार हो सकता है हो जाए। तो वह है माइंड ने कैसा आपने सिग्नल दिया है कि हाँ बुखार है, नहीं है बुखार है भी, तो माइंड को सिग्नल दो ना कि नहीं है, कोई बात नहीं, हमें जो करना है हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप आराम से करते रहेंगे। तो माइंड को जैसा सिग्नल दोगे आप, वैसा ही सिग्नल कहाँ जाएगा, आपके इम्यून सिस्टम को जाएगा, और इम्यून सिस्टम ही क्या करता है, अपने आपके हेल्थ को मेंटेन करता है। तो आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जिसका बैलेंस खराब हो जाए और आप हेल्दी से अनहेल्दी हो जाओ, या किसी फ्लूइड का ऐसा बैलेंस नहीं है जो बैलेंस रहे और आप हेल्दी रहो। सब कुछ डिसाइड कहाँ से हो रहा है, माइंड से हो रहा है। माइंड डिसाइड करता है कि आपको हेल्दी रहना है या अनहेल्दी, और ये सब कुछ किससे डिसाइड होता है, आपके इम्यून सिस्टम से होता है। एक बहुत पुरानी लाइन है, ये सर की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, सर ने रट लिया है, बोलते रहते हैं माइंड एंड द मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। ये बहुत पक्की लाइन उनकी हो गई है। कहते हैं कि जैसा आप सोचोगे, आपकी माइंड और आपका जो मेंटल स्टेट है, यही क्या डिसाइड करता है, आपका हेल्थ डिसाइड करता है। तो ये लाइन आपको बस याद नहीं करना, क्वेश्चन नहीं आया कभी से, लेकिन हाँ ये जो लाइन है बहुत अच्छी लाइन है कि आपका जितना भी जो हेल्थ है वो सब कुछ कहाँ से डिसाइड हो रहा है, आपके माइंड से और आपके मेंटल स्टेट से, कि आप किस स्टेज पर हो। इसलिए लोग कहते हैं कि जब किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, घर में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए जहाँ पर आप अनकंट्रोल हो जाओ, तो 2 ही काम है, या तो आप उस सिचुएशन से हट कर कहीं किनारे खड़े हो जाओ कुछ टाइम के लिए। जब आप कुछ टाइम के लिए उससे हट जाओगे तो सारी बातें क्या हो जाएंगी, नॉर्मल। और अगर उसी में आप उलझ गए तो बातें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती। जैसे गांव में लड़ाई होती है 2 लोग के बीच में, अगर लड़ाई हो रही है और आप वहीं पर इन्वॉल्व हो गए तो पक्का है कि मारपीट हो जानी है। नहीं थोड़ी बात नहीं, 2 गाली कोई दे रहा है, सुन लो यार, साइड हो जाओ, ख़त्म ना। लेकिन बात है अंदर ईगो होता है ना कि उसने गाली कैसे दी हमें, हम कमज़ोर थोड़ो ना है, हमारे पास भी 5-6 लड़के हैं, बुलाते हैं अभी ना। तो बात ये आती है कि आपकी जो माइंड और आपका जो मेंटल स्टेट होता है वही क्या डिसाइड करता है, आपके हेल्थ को डिसाइड करता है। क्लियर, चलें आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि हेल्थ जो होता है वो किससे अफेक्ट होता है। आपने कहा कि आपकी जो हेल्थ है वो डिसाइड कहाँ से हुई, माइंड से हुई। अब उस हेल्थ को कौन है जो बर्बाद कर रहा है, यानी आपकी जो हेल्थ है उसे अफेक्ट कौन करता है कि आप बीमार हो जाते हो, आप में कोई डिजीज आ जाती है। तो हेल्थ को अफेक्ट करने के 3 कारण हैं, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये आपको मिल चुका है, आप इसे मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको ये जब मिला था उस वक्त आप कुछ कर नहीं सकते थे। ठीक है, तो बात यह है कि जो हेल्थ होती है किसी भी पर्सन की, वो अफेक्टेड होती है। पहला कारण क्या होगा उसका, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। उसे पहले से मिल गया है, बचपन से मिल गया है, बेचारा वो लेके पैदा हुआ है, तब उसे कुछ सही नहीं हो सकता है।
ठीक है। दूसरा क्या है, इन्फेक्शन। आप में जो आपकी हेल्थ अफेक्टेड होती है या आपको जो बीमारी होती है उसका दूसरा कारण क्या है, आप में इन्फेक्शन हो गया है। वो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जो चाहे आपके पास वायरल इन्फेक्शन हो, या इसके अलावा और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन काज करता है, वो इन्फेक्शन हो गया। और तीसरा मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसका नाम क्या होता है, लाइफ स्टाइल। और इसी लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए कितने लोग हैं जो अपना अपना प्रोग्राम चलाते हैं ना। बहुत सारे लोग हैं कि हम तुम्हें जिम सिखाएंगे और तुम हमारे जिम करो, हम तुम्हें योगा सिखाएंगे और हमारे यहाँ तुम योगा करो ना, वो अलग बात हो गई, वो लाइफ स्टाइल में नहीं आता है। मतलब अब कितने लोग कहते हैं हम तुम्हें शांत रखने के लिए, माइंड तुम्हारा कूल करने के लिए, और हमारे यहाँ ये पैकेज है, आराम से बैठो सुकून से शांति के साथ में, इतना पैसा पे करो और आराम से यहाँ पर जिंदा रहो ना, ये लाइफ स्टाइल है। तो ये 3 कारण है जिससे हमारी हेल्थ क्या होती है, अफेक्टेड होती है, जिससे हमारी हेल्थ के अंदर कोई ना कोई बीमारी लग सकती है। पहले आप अंडरलाइन करें इन तीनों चीज को, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस एंड द लाइफ स्टाइल। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जो आपके हेल्थ को अफेक्ट करती है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर करें कि डिफिशियंसी विथ व्हिच अ चाइल्ड इज बोर्न एंड डिफिशियंसी या डिफेक्ट व्हिच द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट्स फ्रॉम द बर्थ। तो कोई बात, अगर वो जेनेटिक डिसऑर्डर है तो कहाँ से मिलेगा उसके, वो पेरेंट्स से ही मिलेगा और उसे वो इनहेरिट करेगा अपने पेरेंट्स से। ठीक है, एक तो ये हो गया कि मान लेते हैं कोई पेरेंट्स इनके अंदर कोई बीमारी थी और इनके जो बच्चे हैं इसके अंदर भी क्या आ गई, डिजीज आ गई, तो इसकी जो हेल्थ है वो किसने डिसाइड कर दिया, इनके पेरेंट्स ने डिसाइड कर दिया। इसको जो मिली है बीमारी उनके पेरेंट्स से मिली है। ठीक है, ये हो गया इस बच्चे की हेल्थ को अफेक्ट करने का पहला तरीका। ठीक है, दूसरा क्या है, इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, जो भी आप नॉर्मल है, हेल्दी है, उन्हें इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है। चलते चलते आपको जुकाम हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, चलते चलते आपको टाइफाइड हो गया, कहीं आपने समोसा खाया, पानी पिया गंदा, हो गया आपको टाइफाइड। तो ये जो इन्फेक्शन हो रहे हैं ये सारे क्या है, आपके हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। और उसके बाद तीसरा क्या है आपका, लाइफ स्टाइल। और लाइफ स्टाइल में सबसे पहला है वो क्या है, इंक्लूडिंग द फूड एंड वाटर वी टेक। लाइफ स्टाइल में सबसे पहला जो वर्ड आता है, आप क्या खाते हो और क्या पीते हो। नहीं, वहाँ लिखा है पानी ही पीना है ना, बात डिपेंड करती है जो पानी है वो कैसा है। ठीक है, सीवर लाइन का पानी आ रहा है या बोरिंग वाला है, या आप हमेशा आरओ वाला पीते रहते हो, बिस्लरी टाइप का, जो भी है। बात आती है कि लाइफ स्टाइल में सबसे पहले काम क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हाँ यही, और यही सबको बर्बाद कर रहा है। खाना नॉर्मल खाओ, घर का खाओ, शुद्ध खाओ, तो कोई बीमारी नहीं है। जैसे ही घर से निकलते हैं, अच्छा सुबह से कितने लोग हैं जो बाहर कभी तक खा चुके हैं, ऐसा तो है नहीं, कम से कम चाय तो पिए ही होंगे, नहीं पक्का। अच्छा कितने लोग चाय पी के आ रहे हैं अभी बताओ, ये 1 2, अरे अभी मतलब सुबह से लेकर अभी तक चाय पियो, अच्छा ठीक है। अच्छा कितने लोग हैं पूड़ी खाएंगे, बना के लेके आए हैं, वाह, पूड़ी भी बना के लेके आते हो, बना लेते हो, वाह, कंपटीशन बढ़िया है। लेकिन मोस्ट ऑफ मैंने देखा है पन्नी में लेके आते हैं ना भाई असलम, ना गेट पे पन्नी में लेके आते रहते हैं, पूड़ी रहती, कुछ रहता है, खाना रहता है, खाना तुम बना के लेके आते हो, नहीं यार वो कुछ नहीं, अच्छा स्पेशली मंगाते हैं वो, ठीक है। जो भी है फूड आप क्या खाते हो, और मोस्टली जो आजकल फास्ट फूड चल रहा है, ये जो पैकिंग फूड है वो हेल्थ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद तो पानी है ही, आपने अलग अलग टाइप की, आप हम जैसे हम गरीबों के लिए तो 20 रुपये वाला बहुत महंगा लगता है, कुछ लोग अमीर हैं जो ब्लैक पानी, ब्लैक वाटर पीते हैं, अल्कलाइन पीते हैं, पता नहीं क्या क्या पीते रहते हैं ना, और डायरेक्ट हिमालय से मंगाते हैं, कभी कभी कुछ लोग होते हैं, वो अलग चलता रहता है उनका प्राइस। हम गरीबों के लिए पहले बिस्लरी वाले ने लाया 20 रुपये की एक बोतल 1 लीटर वाला, फिर देखा कि जो हमारा वो प्रॉफिट है या हमारी जो सेल है वो कम हो रही है, तो कहते हैं भैया ऐसा करो, अब गरीब लोग और उसमें जो गरीब हैं 10 रुपये वाला पानी पीते हैं, उनके लिए छोटा बोतल लेके आओ, तो 10 वाला भी आता है,
5 वाला भी आता है, सब पता है तुम्हें। तो बात ये है कि सब लोग अब डिपेंड हो जाओ किस पे, बाहर वाले पानी पर। और शहर में भी वैसा देखिए तो कोई नल वल आपको बाहर नहीं मिलता, गांव में तो मिल भी जाता है, लगा हुआ है, जाके ज़बरदस्ती 2 हैंडल मारो पानी पी लो ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको खरीद कर ही पीना पड़ेगा। तो पहला हो गया फूड, दूसरा हो गया वाटर, अगला क्या लिखा हुआ है इस, हाँ ये तुम करते रहते हो हमेशा, और नहीं ज़्यादा हो जाएगा, तब ज़्यादा हो जाएगा। रेस्ट, अब ये नहीं कि आप हमेशा रेस्ट में ही पड़े रहो ना, जब हमेशा पड़े रहो तो लोग काहिल हो गया है ये। और उसमें भी अगर बगल में अगर पानी रखा भी है ऐसे दूर में और हाथ नहीं पहुंच रहा है, तब भी क्या करते हैं, ऐसे एक बार पलटी मारेंगे, नहीं आया दोबारा पलटी उधर मार लेंगे, खत्म ना। नहीं, हाँ क्लास में करते हैं, अगर पानी प्यास लग गई है थोड़ा सा भी, पढ़ने के मन कर तुरंत बोतल लेके भाग जाएंगे, एक्सरसाइज है वो। और घर में अगर बोतल एक हाथ 1 इंच भी आगे रखा हुआ है तो हम उठाते नहीं, पड़ा जब उठेंगे कभी तो पी लेंगे। तो रेस्ट जरूरी है आपको, लेकिन पहले उससे पहले अपनी बॉडी को रेस्ट देने से पहले एक्सरसाइज भी तो करना पड़ेगा। हाँ, एक्सरसाइज के अंदर किसी के पास है ही नहीं। हाँ, कुछ लोग होते हैं चले जाते हैं, घूम आते हैं, 2-4 एक्सरसाइज कर लेते हैं। मोस्ट आप यहाँ की बात नहीं, मोस्ट ऑफ जो जनसंख्या है वो यही कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है। देखा जाए तो हमारी जो दिनचर्या, जैसे दिनचर्या जो है धीरे क्या और चेंज, पहले लोग काम करते थे, अब क्या है, सुबह उठ रहे हैं, एकदम सिंपल तरीका है, सुबह उठ रहे हैं, लगभग वही जो भी उठते होंगे, मान लो कि कोई 9 बजे उठ रहा है, सुबह उठा, उसी रूम के अंदर साइड में आप समझ सकते हो बाथरूम भी है, वहां तक गए आराम से, वहां बस इतना ही चलना होता है, वहां तक गए, वहां से आए, चाय पिए, गाड़ी को ले, अगर मान लो ऑफिस जाना है तो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो भी है, या नहीं वैसे पैदल कोई नहीं जाता, जाएगा तो वो सवारी से ही ना, वहां से गया बैठ के गया, ऑफिस में गया चेयर लेके तोड़ रहा है, खाना खा रहा है चेयर पे है, खाना खा रहा है चेयर पे, फिर काम खत्म हुआ 5 बजे, फिर सवारी पकड़ा अपनी जो पर्सनल गाड़ी, उससे फिर गया घर, गया खाया, सो गया। ये तो क्या चल रहा है। अगर देखा जाए कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका काउंट अगर किया जाए तो दिन भर में वो 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाते हैं। तो एक्सरसाइज के नाम पर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इस सब से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है हमारी, और सबको देखो जिसके पास कोई एक्सरसाइज नहीं है, सबके किसी को बैक पेन हो रहा है, तो किसी का पेट निकला हुआ है, किसी क्या हुआ है, सब खराब है ना। बी गिव टू आवर बॉडी हैबिट्स दैट वी हैव आर द लैक इटीसी। तो बात यहाँ पर आती है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। उनमें सबसे पहला हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर है। आप लोग खुश नसीब हो कि आपके अंदर कोई भी ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, पहली चीज़ तो बच गए। दूसरा है इन्फेक्शन, कभी कभी मिल जाता है, कोई बात नहीं है, हमारे पास इम्यून सिस्टम है, हम लड़ेंगे, तोड़ेंगे उसे और हम दोबारा फिर से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, आपके पास लाइफ स्टाइल है, ये आप डिसाइड करते हो, आप कितने बजे उठते हो, क्या आपका दिनचर्या है, कौन सी आपकी हैबिट है, वो आप डिसाइड करते हो। आजकल जब से मोबाइल आ गया तब से और ज़्यादा खराब हो चुका है ना। सोने से पहले 2 घंटा मोबाइल देखते हैं, ये तो होता ही सबके पास है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ मोस्ट आप लोग यही करते रहते हैं, कहते हैं टाइम नहीं गुजर रहा है मेरा, कोई बात नहीं, या सो जाओ। और टाइम गुजारने के लिए वो मोबाइल देखते हैं, और फिर नींद नहीं आती उसके लिए फिर से मोबाइल देखते हैं। तो जब आँख एकदम लाल हो जाती है, जब मोबाइल खुद गिर जाता है, तब वो सो जाते हैं और उठते हैं फिर 12 बजे। तो लाइफ स्टाइल क्या है, बहुत ही घटिया हो चुकी है। लाइफ स्टाइल में पहला क्या है, हमारे पास फूड है, वाटर है, रेस्ट है, एक्सरसाइज है और हमारी हैबिट है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत आपके हेल्थ पर इफेक्ट डालती है। कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ स्टाइल एकदम चेंज कर चुके हैं, ज़रूरी नहीं आपको एक्सरसाइज करने के लिए डेली बाहर ही जाना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे हफ्ते को डिवाइड कर चुके हैं, 2 दिन ये काम करेंगे, 2 दिन ये काम करेंगे, 2 दिन ये काम करेंगे, 2 दिन वो अपना एक्सरसाइज भी कर लेंगे, 2 दिन अपना जिम भी चले जाएंगे, 2 दिन कहीं और जाकर टहल भी आएंगे। ये सारी चीज़ें उनके अंदर होती हैं, लेकिन हमारे अंदर एज अ स्टूडेंट हम कहीं अगर नहीं जा पाते, कम से कम मेरे पास एक सिंगल रूम तो होगा ना, उस सिंगल रूम के अंदर 2-4 बार उठक बैठक लगा लो, मुर्गा बन सकते हो, आराम से बन जाओ, उठक बैठक लगा लो। नहीं तो है थोड़ा बहुत लोग अरे क्या कहते हैं उसे, हाँ पुशअप कर सकते हो। बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप एक छोटे से 4x4 के रूम में आराम से कर सकते हो बिना सर फोड़े हुए, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपके अंदर होनी चाहिए, वो चाहे 5 मिनट की ही क्यों ना हो। अगर आपके अंदर कहते हैं ना कि 5 मिनट की ही एक्सरसाइज हो, लेकिन बहुत ही फास्ट हो ना, उससे क्या होता है आपका जो बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत फास्ट होते हैं,
और आपके अंदर फिर वो हार्मोन जब चेंज हो जाएगा तो आपकी बॉडी दिन भर क्या रहेगी, आपके लिए तैयार रहेगी कि आपको दिन में कोई सुस्ती नहीं आने वाली। पता चला 2 बजते के साथ बॉडी एकदम सुस्त, हम चाह कुछ और रहे हैं, बॉडी कुछ और चाह रही है। तो ये अलग अलग बातें हैं, लेकिन हाँ ये 3 बात आप ध्यान रखिएगा कि आपके हेल्थ को कौन कौन अफेक्ट करता है। पहला क्या हो गया, दूसरा, तीसरा, जनरल सी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। द टर्म हेल्थ, अब हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज बाय द एवरी बॉडी। कह रहे हैं यार कि हेल्थ जो वर्ड है, जो टर्म्स है, इसे हर कोई इस्तेमाल करता है। तो डिफिनीशन क्या है इसकी, हाउ डू वी डिफाइन इट? आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स अब्सेंस ऑफ डिजीज। कह रहे हैं हेल्थ का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास बीमारी नहीं है, तुम हेल्दी हो। अब्सेंस ऑफ डिजीज आर द फिजिकल फिटनेस। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, या आपके अंदर फिजिकल फिटनेस है तो आप हेल्दी हो। हेल्थ का मतलब क्या है? इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट। कह रहे हैं कि हेल्थ क्या है? एक स्टेट है। किस चीज की? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड साथ साथ में सोशल वेलबींग। तो हेल्थ की डिफिनेशन ये हो गई कि हेल्थ का मतलब क्या होता है। हेल्थ एक स्टेट है आपकी बॉडी की जहां पर क्या हो, कंप्लीटली फिजिकली आप फिट हो, मेंटली भी फिट हो और साथ साथ में आप सोशली भी फिट होना चाहिए। तो आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। मेंटल फिटनेस के फिजिकल फिटनेस के लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज होना चाहिए। मेंटल फिटनेस के लिए आप थोड़ा बहुत ध्यान लगा सकते हो, योगा कर सकते हो, कुछ भी और भी जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। साथ साथ में सोशली अगर आपको फिट रखना है तो कोई ना कोई आपके पास होना चाहिए जिससे आप बात कर सकते हो आराम से, थोड़ा सा डाउन होकर के प्यार से बात करने वाला कोई होना चाहिए। नहीं तो होते हैं जो पार्टनर होते हैं, रूम पार्टनर खासकर, उनसे हमेशा 36 का ही आंकड़ा चलता रहता है कि हमारी थिंकिंग अलग होती है, उसकी अलग होती है। बहुत कम ही पार्टनर ऐसे मिलते हैं जिसको सेम सोच वाले होते हैं। अगर सेम सोच वाले हैं तो शायद दोनों लोग साथ साथ मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, और नहीं तो एक कहीं और पहुंच जाता है, दूसरा कहीं और पहुंच जाता है। ठीक है, तो बात यह है कि आप सोशली भी फिटनेस होनी चाहिए आपके अंदर। इसे कहते हैं क्या है, हम हेल्थ कहते हैं। तो हेल्थ का मतलब क्या है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और देखा अगर जाए तो पूरी की पूरी सोसाइटी जो है इस डिफिनीशन से कोई हेल्दी नहीं है। सारे लोग कैसे हैं? अनहेल्दी हैं। अगर कोई फिजिकली फिट है तो उसके अंदर कम से कम ये डिस्टर्बेंस तो जरूर से जरूर होता है ना। मान लो कोई बॉडी बिल्डर है जिसके पास डोले सोले हैं तो कहीं जाता रहता है इधर उधर से, और कोई टकरा गया बेचारा कमजोर, तुरंत उसका टेम्पर बढ़ जाता है। कैसे टकरा गए, हम लोग देख नहीं रहे, इतने बड़े बॉडी लेकर टहल रहे हैं, क्यों बनाया है ऐसे ना। तो ये हो गया क्या, उसका मेंटल स्टेट तुरंत हाइपर, और साथ साथ में जिससे लड़ रहा है वो तो बेचारा क्या हो, सोशली तो होगा, समाज का होगा, तो सोशल भी डिस्टर्ब है उसका, मेंटल भी। सही क्या है उसका? बस फिजिकली थोड़ा सही है, लेकिन बाकी सब चीज़ें क्या है वो, तो वो भी क्या है, बीमार ही है। उसे कह दो कभी जाकर तुम बीमार हो, तुम्हें बीमार कर देगा वो तुम फिजिकली भी बीमार हो जाओगे। ठीक है, तो बात आती है हेल्थ की डिफिनीशन, ये हमारे पास है। आगे, व्हेन पीपल आर हेल्दी। अब देखो, अगर कोई पीपल्स है जैसे आप लोग हो, अगर आप हेल्दी हो तो आप क्या कर सकते हो, और अगर हेल्दी आप नहीं हो तो आपसे क्या नहीं होगा। कह रहे पीपल्स व्हेन आर हेल्दी, जब हेल्दी लोग होते हैं तो क्या होते हैं वो, मोर इफिशियंट एट द वर्क। वो अपने काम में ज़्यादा इफिशियंट होते हैं, वो किसी भी काम को करने के लिए इफिशियंसी ज़्यादा दिखाते हैं ना, कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं अगर वो हेल्दी है। जैसे मान लो आपको पढ़ाई करनी है और आपको जुकाम हो गया है, तो बार बार वही हिंचते रहो आप ना, इधर पहुँचते रहो उधर पहुँचते रहो, ठीक आती रहती है। तो होता क्या है कि एक चैप्टर हम 1 घंटे से लेके बैठे हैं और पता चला कि एक ही पेज पर, एक ही लाइन पर अभी रुके हैं, और पूरा रुमाल भीग चुका है, 2-4 पन्ना बिगल चुका है ना ये। और अगर आप हेल्दी हो, सही से कंसंट्रेटेड हो, तो आप 15-20 मिनट के अंदर एक चैप्टर अगर आपने सही से पढ़ा है तब सारा का सारा रिवाइज हो जाता है। तो बात ये है कि अगर कोई हेल्दी है तो उसके काम में उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। दूसरी, दिस इंक्रीजेज द, अगर इफिशियंट ज़्यादा है तो बताओ प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा कम बढ़ जाएगी। अगर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाएगी तो क्या करेगा, एंड ब्रिंग द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अगर कोई आप काम कर रहे हो, पैसे के लिए काम कर रहे हो, तो जब आप ज़्यादा काम करोगे तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो पैसा भी
तो पैसा भी मतलब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आएगी, मतलब आपके पास पैसे भी क्या आएंगे, ज़्यादा आएंगे। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ आल्सो इंक्रीजेज द लॉन्गिविटी ऑफ द पीपल्स एंड रिड्यूस द इन्फेंट एंड द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो अगर कोई हेल्दी है उसकी लॉन्गिविटी बढ़ जाती है। ये क्या होता है लॉन्गिविटी, मतलब कहते हैं ना कि एज क्या हो गई है, बढ़ गई है। जैसे कोई हेल्दी है, कहते हैं भैया कि 60 साल जिंदा है, ये 10-20 साल और चल जाएंगे। लेकिन कोई बीमारी है, जैसे हर टाइप की बीमारी हो चुकी है, तो क्या होगा वो, आप सोच रहे हो कि 5 साल जिंदा रहेगा, पता चलेगा सुबह उठा ही नहीं बेचारा, तो हो क्या गया, उसकी लॉन्गिविटी खत्म, मतलब उसकी लाइफ खत्म। तो अगर आप हेल्दी हो तो ज़्यादा लंबे समय तक आप जिंदा रह सकते हो। आप ही नहीं, अगर मैं भी इसमें हूँ या कोई भी अगर है हेल्दी है तो इफ़िशियंट होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज़्यादा पैसा कमाएगा, ज़्यादा हेल्दी रहेगा और ज़्यादा लंबे समय तक वो जिंदा रहेगा। नहीं तो कर्ज के बोझ से प्लस टेंशन से खुद ब खुद क्या होता है, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ बातें लिखी हैं। अब हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए आपको, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने कितनी बार कहा आपसे, खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खाने में क्या खा रहे हैं ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कह रहे एक बैलेंस डाइट लो। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, जिसमें भाई कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, जितना आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि फैट बहुत बुरा चीज़ है, नहीं, फैट भी आपको चाहिए, लेकिन हाँ मात्रा बैलेंस होनी चाहिए। तो उसके बाद में साथ साथ में देखो, ये तो हो गया बैलेंस डाइट की बात। हमारा जो इंडियन कल्चर है, जहाँ हम लोग खाना खाते हैं, हमारे खाने में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है। अरे रोटी खा रहे हैं, स्टार्च ना, साथ में आलू की सब्जी है, वो तो रहेगी क्योंकि वो हमारी वो सबकी फेवरेट है, और साथ साथ में वो तो हमारे डिश में शामिल हुई होती है, बीच में रखी होती है वो आलू की सब्जी ना, उसके अंदर भी क्या भरा हुआ है, स्टार्च। तो हम कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट खा रहे होते हैं ना। अब मसाला तो भरा हुआ होता है, ऑयल भरा हुआ होता है, नमक सबसे ज़्यादा वाइट वाला। अरे बोलो, प्रोटीन के नाम पर अगर ढूंढो थाली में तो कहीं कुछ दिख जाए तो दिख जाए। अगर दाल है तो ठीक है, कुछ आपको मिल जा रही है, बस एक ही सोर्स आपको दिखता है। इसके अलावा विटामिन का कोई सोर्स नहीं है, मिनरल्स का कोई सोर्स नहीं है आपके पास। तो कुल मिलाकर आप कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हो। ठीक है, और होता क्या है, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कुछ भी अगर सिंपल सा सर्दी जुकाम भी है तो मल्टी विटामिन आपको दे देते सबसे पहले। क्यों, पता है इसके पास कुछ नहीं है, इसी तरह ये क्या कर ले, खा ले, मल्टी विटामिन खाएगा तो जो मैं दवा दे रहा हूँ क्या करेगा, सही से काम करेगा और बॉडी क्या हो जाएगी, खुद ब खुद सही हो जाएगी। ठीक है, तो बात यही आती है कि बैलेंस डाइट हमारे पास होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है, खास करके जैसे तुम लोग, तो तुम्हारे टिफिन में आता है वो तो बिल्कुल बैलेंस नहीं है। वो उसमें जो दाल में प्रोटीन भी है शायद वो भी गार लेते हैं, वो भी नीचे जा जाती है, पानी के साथ बह जाती है। टिफिन उसके घर से तुम्हारे रूम तक आती है, 2 बार दाल छलक गई, प्रोटीन सारी बह गई ना। तो ये बात, हाँ सब्जी दी थी उसकी, तरबूज का ऊपर वाला होता नहीं हिस्सा, हाँ हाँ, जिसको फेंक देते हैं, उसकी सब्जी बना दी। अब वो देखो कितना ज़्यादा अच्छा है, वो सब कुछ यूज़ कर रहा है, टेस्ट में कुछ भी नहीं डाल। अच्छा, तरबूज खाने के बाद सब्जी बना के दे दिया, सही है, ऐसा ही मिल रहा है, क्या कर सकते हैं। आगे इसके साथ में देखो, पहला तो हो गया हेल्दी रखने के लिए बैलेंस डाइट होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, आपको हेल्दी रखने के लिए नहाना धोना भी पड़ता है, पर्सनल हाइजीन भी होनी चाहिए। सोशली तो है ही नहीं, मतलब पब्लिक वाली तो है ही नहीं, हाँ कम से कम अपना पर्सनल तो कर सकते हो, पर्सनल हाइजीन। सुबह शाम उठ के नहा वहा लिया करो, चले आते हो वैसे झोला उठाए भाग गए ना। तो पर्सनल हाइजीन, जिस रूम में रह रहे हो, जहाँ पर सोते हो, कम से कम वो तो सफ़ा होना चाहिए, बेड शीट तो सफ़ा होना चाहिए। मैंने हॉस्टल में देखा है बहुत सारे बच्चे, जब से बेचारे वो आते थे, जितने साल तक उस नरही में रुके हैं उतने साल की बेडशीट वैसे उसी कंडीशन में वैसे के वैसे। तो पर्सनल हाइजीन मतलब कुछ भी नहीं है उनके पास, उसी में ख़त्म। तो पर्सनल हाइजीन भी होनी चाहिए, साथ साथ में फिर मैंने कहा कि और क्या होना चाहिए आपके पास, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तब तो प्लीज़ आपके दिनचर्या में एक वर्ड जोड़ लो, एक्सरसाइज। कुछ नहीं कुछ, हाँ जैसे भैया अंगड़ा रहे ना, अंगड़ाई कहते हैं ना इसे। अच्छा, कितने लोग इसमें से जो सुबह सुबह अंगड़ाई लिए हैं? नहीं, मैं खुद ही नहीं लिया।
हम लोग तैयारी में भूल जाते हैं अंगड़ाई नाम कुछ होता है। क्यों? जब सुबह उठते तो फ्रेश रहते ही नहीं है। पता चला जैसे सुबह उठे, देखे मोबाइल 9 बज गया है, झोला उठाओ भागो, अंगड़ाई कहाँ गई पता नहीं। कितने महीने से हमने अंगड़ाई लिया है हमें खुद ही नहीं पता होता है ना। लेकिन आप देखो जो छोटे बच्चे होते हैं जब उठते हैं तो आराम से वो एकदम फैल के चौड़े हो जाते हैं, उसके बाद आराम से उठते हैं ना। तो ये है कि आपकी अंगड़ाई लो, हाँ थोड़ा बहुत तो क्या हो, बॉडी एकदम ओपन हो जाए तब कोई काम तो करोगे। पता चले दिमाग में यही है ना कि अभी उठना, क्लास जाना, वही क्लास पढ़नी है, वही बायोलॉजी है, वही सब कुछ है, तो पूरा माइंड सुबह सुबह उठते के साथ क्या हो गया, बर्बाद। अब करना तो है तुम्हें, लेकिन उसे पॉजिटिव माइंड से लेकर के नहीं, बल्कि तुम निगेटिव माइंड से स्टार्ट करते हो। भाई अगर ना करना हो तो तुम यहाँ पर क्यों आते हैं? पहली बात तो यही है। अगर आए हो तो तुम्हें करना है वो, और करने के लिए एक पॉजिटिव माइंड रखो। यार मुझे 6 घंटे पढ़ने, खत्म बात। 6 घंटे पढ़ने, 6 घंटे तुम्हें सोने हैं, बचा 12 घंटे, जो करना कर लो, कर लो। कह रहे हैं बचोगे। तो बात यह है कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो आपको बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, और साथ साथ में रेगुलर एक्सरसाइज भी होना चाहिए टू मेंटेन द गुड हेल्थ। अगर आप गुड हेल्थ मेंटेन करना चाहते हो तब। इसके अलावा अब कह रहे हैं कि मेंटल स्टेट को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, योगा। ये अब ज़्यादा फेमस हुआ है, लेकिन पहले से भी लोग करते चले आ रहे हैं। हमारे देश में ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे कहते हैं ऋषि मुनि टाइप के लोग हुए हैं, जो चले जाते थे हिमालय पर, आराम से गायब हो जाते थे, बाद में आते थे ना, सब कुछ लेकर के कि हम डायरेक्ट मैच हमारे मिलन हो गया, यहाँ से डायरेक्ट वहाँ कनेक्शन हमारा चल रहा है। बेचारे आराम से कुछ नहीं करते थे, योगा करते थे, वो ध्यान लगाते थे ऊपर वाले को, मिल जाए ना। खाने के नाम पर कुछ भी नहीं खाते थे, जो मिल जाता खाते थे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से बॉडी एकदम पतली हो गई है। लेकिन हाँ, मेंटल स्टेट उनका क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। वो उनमें कोई भी डाइवर्जन नहीं है, जहाँ सोचते हैं वहीं सोचते हैं ना। उनकी जो सोच होती है वो डायरेक्ट तेज दर जाती है, एकदम टारगेट पर लगती है। और हमारी क्या है, सोच रहे हैं हम डॉक्टर बन जाएं, लेकिन सोच रहे हैं साथ में नहीं हो पाएगा तो नर्स ही बन जाएंगे, कोई बात नहीं है, ये भी तो डाइवर्जन है। कुछ नहीं है तो वाइब्रेट बन जाएंगे, अगर ना लो कोई डिग्री ना मिली तो कोई ना कोई जुगाड़ मान लेंगे, कुछ काम तो कर लेंगे, ये होता है। नहीं सोचो ना यार, हमें डॉक्टर बनना, क्यों नहीं बन पाओगे आप? सोचो एकदम सटीक, जाकर टारगेट नीट पे गिरे 720 नंबर पर, तो क्यों नहीं आएगा? क्या रोक देंगे कोई कि 720 तुम्हारा नंबर, तुम डॉक्टर ना बनो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नंबर लेके आ तुम्हें बनना पड़ेगा, जबरदस्ती बनाएंगे हम तुम्हें ना। तो बात आती है योगा। कह रहे योगा से क्या होगा, हैज बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल। कह रहे योगा कब से किया जा रहा है हमें पता नहीं है, टाइम इमेमोरियल हो गया, बहुत लंबे समय कर रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम से कर रहे हैं, टू अचीव द फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ पाने के लिए क्या कर सकते हो आप, योगा कर सकते हो ना। और कोई भी आपको अगर मान लो कोई भी आपको डिस्टर्बेंस है, थोड़ा बहुत ध्यान लगा लिया करो, कहीं जिसको भी आप मानते हो उसमें ध्यान लगा लो यार। जब भी आप सोचोगे, कभी आप सोचो ऐसे आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करने के बाद में सोचो कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है। ऐसे आप बैठे हो कुर्सी पर, मान लो चेयर पे बैठे हो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करने के बाद में आप सोचो कि यहाँ पे एक पॉइंट है और इसी पॉइंट पे ध्यान लगाना है आपको। तो जितनी भी आपको लगता है कि पूरी जो फ्रीक्वेंसी आपकी वो निकल करके इसी पे आ रही है, ऐसे ही कभी आप लगाते देखो। लेकिन डाइवर्जेंस इतना ज़्यादा है, रूम में बैठे हैं, कोई ना कोई आगे पड़ोस खड़ा दिया ना, मोबाइल बज गया, टुन्न से मैसेज आ गया, हम सारा ध्यान वहाँ चला जाता है। तो कभी आप सोचोगे जो ध्यान लगाते हो क्यों लगाते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी वो क्या होती है, कंसंट्रेट होती है, और वही आपको फिर दिनचर्या में डेली चलने के लिए आगे बढ़ाती है। ये तो अभी जल्दी फेमस हुआ है योगा, जब से ये बाबा रामदेव जी आए हैं, इन्होंने अपना लॉन्च किया था योगा करना, तब से लोग ज़्यादा फेमस हो गए, लोग जानने लगे। लोग करते थे जिसे पहले पता था क्या फ़ायदा है, वो लोग पहले से करते थे, लेकिन फेमस योगा ज़्यादा। अब तो क्या है, हर एक कॉलोनी के अंदर एक सेंटर होता है, योगा सेंटर। लोग अपने घर से परेशान होकर के उस योगा सेंटर में जाते हैं ताकि वहाँ जाकर खुश रहें, लेकिन वहाँ जाकर खुश नहीं रहते हैं, बल्कि जो पड़ोसी आता है उसको भी देख करके फिर क्या होते हैं, ये भी आ गया हमारे साथ में, ठीक है। तो ये भी आ चुका है। अब क्या करें, सारी बातें हमारी ये बताएगा, हम उसकी बातें बताएंगे, ये चलता रहता है। सेंटर में कहीं भी चले जाओ, पार्क में चले जाओ, 2 लोग मिल जाती हैं। हाँ, कहाँ से गायब हो गए थे, 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे थे, अच्छा वहाँ गए थे, अच्छा फॉरेन गए थे, नहीं लड़के ने बुलाया था 2-4 दिन के लिए, फिर भगा दिया, फिर चला गया ऊपर। तो ये होता रहता है। किसी पार्क में चले जाओ, जितने भी आपको बुजुर्ग दिखेंगे मोस्टली वो इसी केस वाले होते हैं
कहाँ गए थे? बीमार हो गए थे। कहाँ गए थे? अच्छा, बच्चे के पास चले गए थे 1 हफ्ते के लिए, अब वहाँ से फिर आ गए हैं तो फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो आपको दिख जाते हैं हर जगह। तो योगा करिए आप, जिससे क्या मिल जाए आपको? फिजिकल और मेंटल हेल्थ मिल जाए। इसके साथ साथ में और क्या चाहिए आपको? अवेयरनेस। ये जरूरी है आपके पास में, अवेयरनेस अबाउट द डिजीज एंड दियर इफेक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। इसके अलावा अवेयरनेस होनी चाहिए आपके पास, डिजीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, और डिजीज़ से क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी के ऊपर, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ में वैक्सीनेशन आपके पास होना चाहिए, ताकि अगर कोई बीमारी हो आपको तो आप आराम से बच सके उससे, ठीक है। अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज, वैक्सीनेशन किसके खिलाफ होता है? इन्फेक्शियस डिजीज के खिलाफ होता है। साथ साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। पन्नी में लपेट करके कूड़ा बाहर ना फेंको, बल्कि कूड़ेदान में डालो। हाँ, जो गाड़ी वाला सुबह सुबह आता है ना, गाड़ी वाला आया, कूड़ा वाला आया, कचरा निकाल, तो उसी गाड़ी में जाना चाहिए, ना कि आप पन्नी बांध करके 4th फ्लोर से घुमा कर फेंक दो, किसी की छत पे जाके गिरे ना, उसके बाद छत से वहाँ से जिसके घर में गिरे वो आवाज़ दे कौन है ये। तो ये होता रहता है, मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ भी हुआ है। ऐसे गली से जा रहे थे, बकरा ईद का दिन था, उसके दिन बाद था। अब हो सकता है उसको कोई पीस अच्छी ना लगी हो, सकता क्या किया, खिड़की से बाहर आके शर्ट के ऊपर गिर गया। मैं आ रहा था कोचिंग पूरा तैयार होकर, जैसे मैं गुजरा कोई लिया था, घर साफ कर रहा था अपना, सारी गंदगी मेरे ऊपर। क्या करें, वो अंदर था बेचारा, मैंने आवाज़ दिया, उसने क्या किया, पानी बंद किया, आराम से अंदर चला। अब किसको आवाज़ दे ना, तो उसने क्या किया, पानी पाइप उठाया, उस अपने जीने मार रहा था, जीने सारा पानी मेरे ऊपर। मैंने कहा कोई कौन है, कोई बात नहीं, पानी बंद, काम बंद, दरवाजा बंद, वो उधर है, हम इधर, ठीक है। तो ये है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, जिस पर सरकार बहुत पैसा खर्चा कर रही, ताकि आप वेस्ट को सही जगह पर। और देखो, आपने जो गाड़ी देखी होगी, इसमें भी क्या होता है, डिवीज़न होता है ना, कि आप सूखा, हाँ, गीला यहाँ पर, सूखा यहाँ पर, ये वाला वेस्ट यहाँ पर। हॉस्पिटल में भी देखा होगा आपने, डिब्बे रखे होते हैं, ग्रीन कलर के, रेड कलर के, ब्लू कलर के, वो अलग अलग होते हैं, जो आप अलग, लेकिन सिखाओ तो पहले उन्हें, और सीखे कहाँ, आप स्कूल में सीखोगे ना कि कौन सा कूड़ा कहाँ फेंकना है, तभी तो आप आगे चल के आप सिखाओगे घर वाले को। अगर मान लो कोई भी चीज़ नहीं किसी को पता है तो सिखाई जाती है, और सिखाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जो आज का जो मान लो जो भी बच्चे 2nd क्लास में है, मान लेते हैं, अभी बहुत छोटे हैं, इन्हें जो सिखाओगे आप, वही तो वो 20 साल बाद, आगे चल के 10 साल बाद वही तो अप्लाई करेंगे। अगर आप इन्हें सिखाओगे ये सूखा कूड़ा है, इन्हें सूखे कूड़ेदान में डालना है, ये गीला है इसे यहाँ डालना है, तो क्या करेंगे वो, आगे चल के वो चीज़ क्या होती है, कंटिन्यू होती है। लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिखाते क्या हैं, आजकल जो स्कूलिंग बहुत गड़बड़ है, सिखाते क्या है, ए फॉर एप्पल, वो सिखाते रहते हैं, रटाते रहते हैं, जब तक याद ना हो जाए, और उन्हें याद हो जाता है, रट लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है बेचारे लिख नहीं पाते हैं। दूसरी बात, जो भी पढ़ाया ठीक है स्कूल में, लेकिन फिर घर में कहते हैं होमवर्क देते हैं, वो घर में होमवर्क, इतनी बड़ी कापी बेचारे आते, वो लिखे होते हैं, तुम्हें क्या करना है, ए से लेकर जेड तक होमवर्क लेके आना है। बेचारा स्कूल 7 बजे जाता है, सोता हुआ जाता है, वहाँ पर सोता हुआ आता है, शाम को जब घर लौट के आता है थक मक के, फिर कहता है होमवर्क करना है। अब मम्मी पापा परेशान के, अभी होमवर्क नहीं किया, कल पीटे जाओगे, ये होगा वो हो गया, कल मेरे पास फ़ोन आएगा, पेरेंट्स मीटिंग हो जाएगी, इससे तुम होमवर्क करो, नहीं किया तो मार, मतलब होमवर्क चक्कर में मार हो जाती है, वो 2-3 मार खा भी जाता है ना, कि होमवर्क तो वही नहीं कंप्लीट किया, कॉपी दिखाओ, ये हुआ वो हुआ, और अपनी बीपी, मम्मी की ही हालत होती है ना, होमवर्क कराने के चक्कर में अपनी बीपी वो एकदम हाई फाई। कोई अगर सही से बोल दे तो वो एकदम गुर्रा के बोलती है क्या क्या हुआ है, अभी होमवर्क इनका नहीं हुआ है, कल ही मेरे पास फ़ोन आएगा कि आप पहले आके मिलिए मुझसे। मैम तुरंत फ़ोन कर देती है कि आके पहले मीटिंग करिए, आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, गंदा होके आता है, ये हुआ वो हुआ। अरे बच्चा है, आने दो, पढ़ने दो, सिखाओ, कुछ उससे अच्छा चीज़ है, कुछ नहीं है, प्ले ग्रुप बना दिया गया, खेलने के लिए भी स्कूल जाओ, अरे नहीं घर है यार, उसमें सिखाओ, ठीक है। अगली बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ द वेक्टर्स। जो बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह या एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचा रहे हैं, वो जो वेक्टर्स होते हैं, खासकर ये मॉस्किटो वाले जो होते हैं, कह रहे हैं इन मच्छर कह रहे हैं, आप सीखे वही वेक्टर कंट्रोल करके रखो, ये जहाँ पर पनपते हैं बेचारे उनको सही से रखो। अगला, एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीन इन फूड, किसमें,
खाना में ना करें, खाने में हाइजीन भी रखो, सफाई रखो, ऐसा नहीं कि जैसे कंडीशन में उसे खाना बनाना स्टार्ट कर दो और सबको सर्व कर दो। एंड द वाटर रिसोर्सेज एंड नेसेसरी फॉर द अचीविंग द गुड हेल्थ। तो अगर गुड हेल्थ आपको चाहिए तो पहला आपका क्या करना पड़ेगा, अगर आपको फिजिकल और मेंटल चाहिए तो योगा करना पड़ेगा, साथ साथ में पर्सनल अगर हेल्थ चाहिए तो आपको बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज है। अगर पूरी सोसाइटी की आप चाहते हो कि वो हेल्दी रहे तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। डिजीज़ के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए, साथ साथ में प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट का, इसके साथ में कंट्रोल होना चाहिए वेक्टर, मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीन इन द फूड एंड द वाटर। मान लो कोई ढाबा वाला है जो खाना बना रहा है जहाँ पर आप बहुत अच्छा खाना खाते हो, लेकिन वो जैसे सबसे अच्छी चीज़ है आप बतासे खाते हो, अरे पानी पूरी ना, जो खिलाता है उसकी कंडीशन देख लो, कह रहे हैं जो ग्लव्स लगा के खाते हैं उनसे खाते हैं। अलग अलग सिचुएशन, कोई वैसे ही खिलाता है ना, पूरा हाथ जो होता है उसका वो डूबा कर, जब वो अरे ऐसे ही तो होता है ना, वो वैसे घोलने के बाद में जब तक हाथ पूरा नीचे नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं ना हमें एकदम तीखा हुआ चाहिए अगर जीरा वाला है तो जीरा एकदम नीचे से आना चाहिए, तो हाथ पूरा नीचे नहीं जाएगा वो तो वो फिर अलग से है। पन्नी, मान लो पन्नी लगा के रखा है, वो कब से लगा के रखा है, जब से खिला रहा है 2 घंटे 3 घंटे, जब से दुकान है, एक ही पन्नी है जिसमें बाहर भी जा रही है। अब भाई कुछ अगर लेना है, कुछ लाना सामान, मान लो कि आपने बतासे लेके आने, कहीं से उठाना तो पड़ेगा उसी हाथ से ना। तो बात ये बहुत खतरनाक मसला ये है कि जो भी आप खा रहे हो पी रहे हो उसमें भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए। वो अलग अलग लेवल की बातें हैं, ठीक है, यहाँ तक जनरल सी बात है। अब आगे पढ़ लेते हैं कुछ और भी बातें जो लिखी हैं, पढ़ते हैं। When the functioning of the one or the more organ या सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, कह रहे हैं कि जब हमारी बॉडी का एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन अफेक्ट हो जाए, करेक्टराइज बाय द अपीयरेंस ऑफ द वेरियस साइन, उसमें क्या आने लगे, कुछ साइन सिम्टम्स आने लगे, एंड सिम्टम्स बी से दैट बी आर नॉट हेल्दी, मतलब बी हैव द डिजीज। अगर हमारी बॉडी का कोई एक ऑर्गन या इससे ज़्यादा ऑर्गन अफेक्ट हो जाए किसी भी वजह से और उसमें कुछ सिम्टम्स आने लगे तो हमारे पास क्या आ जाती है, डिजीज, यानी हमें क्या हो चुकी है, बीमारी हो चुकी है, अब हम बीमार हो चुके हैं, ठीक है। और जो डिजीज़ होती है वो 2 टाइप की होती है, मैंने कैटेगराइज किया है, एनसीईआरटी ने किया है, मैंने चेक किया थोड़ा। डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू द 2 टाइप, पहली होती है इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ये आप अंडरलाइन कर सकते हो कि जो डिजीज होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब ये इन्फेक्शियस क्या होती है, नॉन इन्फेक्शियस क्या होती है, वो हम आगे पढ़ते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज, डिजीज व्हिच कैन इजिली ट्रांसमिटेड, ऐसी डिजीज जो आसानी से फैल सकती है, कहां से कहां, फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर इज कॉल्ड द इन्फेक्शियस डिजीज। तो आप अंडरलाइन करें, ऐसी कोई भी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आसानी से फैल सकती है उसे कहते क्या हैं हम, इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। और इन्फेक्शियस डिजीज से आपने कभी ना कभी तो आपको पाला पड़ा होगा, ठीक है, लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरीवन of us suffer from these at the some time or the other। करें इन्फेक्शियस डिजीज आपको कभी ना कभी तो हुई होगी ही, ठीक है। और इसी इन्फेक्शियस में लिखा हुआ है some of the infectious disease like the AIDS or the fatal, डेथ भी हो सकती है और लास्ट में होती ही है, ठीक है। तो एड्स के बारे में अगर पूछा जाए, बताओ एड्स इन्फेक्शियस डिजीज है या नॉन इन्फेक्शियस है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है। और आपने कल ही पढ़ा था कि जो एड्स होता है उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं ट्रांसमिशन के, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलने के लिए। तो एड्स जो है क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज वो होती है जो आसानी से एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन तक आसानी से फैल सकती है, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं हम, यहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ पर शायद नॉन इन्फेक्शियस होना चाहिए, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में सबसे कॉमन कौन है, कॉमन नहीं है, कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैंसर इज द मेजर काज ऑफ द डेथ। कह रहे हैं कि नॉन इन्फेक्शियस में जो सबसे ज्यादा डेथ काज करने वाली बीमारी उसका नाम क्या है, कैंसर। तो एड्स कैसी बीमारी है, इन्फेक्शियस है, और कैंसर नॉन इन्फेक्शियस होती है।
ये आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचती है, किसी कारण की वजह से ये किसी एक बंदे को होती है। इसके अलावा अगर कह रहे हैं कि ड्रग्स एंड द एल्कोहल अब्यूज आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ, कह रहे हैं कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए कौन कौन आते हैं, ड्रग्स भी आते हैं, मतलब जो आप कुछ लोग खाते भी हैं लेते भी हैं। अगला लिखा है एल्कोहल, ये तो आजकल चलन में आ चुका है, किसी को अगर स्टेटस लगाना है तो 2 बोतल का होना चाहिए, 4 बोतल बोर्ड का, जो भी हो मुझे नहीं फर्क पड़ता है ना। बात ये है कि ये तो एकदम चलन में हो चुका है कि अल्कोहल लेना है। कुछ लोग जो गरीब होते हैं वो पौवा लेते हैं, जो अमीर होते हैं वो पूरा पूरा खंभा लेते हैं ना। तो बात यहाँ पर ये है अल्कोहल से और ड्रग से भी आपके करें कि इफेक्ट पड़ता है आपके हेल्थ को। ठीक है, चलिए अब आपके पास क्वेश्चंस हैं, आप इसे सॉल्व करिए। हेल्थ इज अफेक्टेड बाई, हेल्थ इज अफेक्टेड बाई, अरे हेल्थ इज अफेक्टेड बाई लगाओ आल ऑफ द अबव। पहला क्या, हेल्थ जो होता है वो अफेक्ट होता है हमारे माइंड एंड मेंटल स्टेट से। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन से, लाइफ स्टाइल से, ड्रग एंड सबसे। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। चलिए कोई बात नहीं है, कह रहे ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ बीमारियां हैं, पढ़ लें, हाँ पढ़ना पड़ेगा, कुछ स्टार्ट कर लेते हैं आज, उसके बाद फिर कल पढ़ेंगे। पहली बीमारी पढ़ते हैं, कॉमन डिजीज इन द ह्यूमन। कौन कौन सी बीमारी है जो ह्यूमन में कॉमनली होती रहती है ना। सबसे पहले वाइड रेंज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ह्यूमन में बीमारी करते हैं। तो पहला कौन सा है ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, इनसे बहुत सारी बीमारी होती रहती है। दूसरा वायरसेस, कल आपने पढ़ा था एक STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और उसमें भी आपने पढ़ा था कि कुछ ऐसी हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, कुछ हैं जो वायरस होती हैं, कुछ हैं जो प्रोटोजोवन से होती हैं। तो बीमारी किसी से भी हो सकता है। तो पहला हो गया बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से भी बहुत सारी बीमारी होती हैं, साथ साथ में प्रोटोजोवा आपने कल ही पढ़ा था, इससे भी बीमारी होती है। साथ में एक नाम और है हेलमिंथीज। तो ये ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे ह्यूमन के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप की बीमारियां होती हैं। ETC could causes the disease in the man। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ह्यूमन में, केवल मैन नहीं फीमेल मेल दोनों करेंगे, कह रहे हैं कि ह्यूमन के अंदर बीमारी काज करने वाले ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स डिजीज काज करता है उस ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। सच डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द पैथोजन। तो अंडरलाइन कर लीजिए आप, पैथोजन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमंस में बीमारी करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते क्या हैं, पैथोजन कहते हैं। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए पैथोजन क्या बैक्टीरिया हो सकता है, हाँ हो सकता है क्योंकि बीमारी करता है। वायरस भी हो सकते हैं, फंजाई हो सकता है, प्रोटोजोवा, हेलमिंथीज। इसके अलावा भी वो ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमन के अंदर बीमारी काज करेंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे, पैथोजन कहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट पैरासाइट, ज्यादातर जो पैरासाइट जो आपकी बॉडी पर रहते हैं, आर दियर फॉर पैथोजन। ज्यादातर पैरासाइट क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं। एज दे काज द हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। आपको पता होगा दो बातें, एक होता है आपके पास पैरासाइट, एक होता है होस्ट। पता है आपको, पैरासाइट जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के या किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी के ऊपर रहते हैं उसे कहते हैं क्या है हम, पैरासाइट। और जिसके ऊपर रहते हैं उसे कहते हैं क्या है हम, होस्ट कहते हैं। तो अगर ये पैरासाइट है इस होस्ट को नुकसान कर रहा है, मतलब पैरासाइट के साथ साथ में पैथोजन भी हो सकता है अगर इसे ये बीमारी काल कर रहा है तब। ठीक है, नेक्स्ट, द पैथोजेंस कैन इंटर, कैन जो पैथोजन जो अभी बाहर थे वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर सकते हैं। तो पैथोजन कैन इंटर आवर बॉडी बाय द वेरियस मीन, अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इंटरफेयर विद द नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी रिजल्टिंग इन द मार्फोलॉजिकल एंड द फंक्शनल डैमेज। कह रहे हैं ये बाहर थे, हमारी बॉडी में इंटर कर सकते हैं, उसके अलग अलग मेथड्स हैं। कोई फूड के थ्रू इंटर करता है तो किसी दूसरे तरफ करता है।
हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा और हमारे नॉर्मल फंक्शन को ये डिस्टर्ब करेगा, जिससे कि हमारी बॉडी का फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल क्या होगा, चेंजेस दिखाई देंगे। पैथोजेंस हैव टू बी एडाप्टेड टू द लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट। करें जो पैथोजेंस होते हैं वो उस होस्ट की बॉडी के इन्वायरमेंट क्या करते हैं, आसानी से एडॉप्ट कर लेते हैं। अगर वो बाहर है तो आसानी से उसकी बॉडी में जाने के बाद में उसके बॉडी का इन्वायरमेंट वो एडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पैथोजन दैट इंटर द गट, ऐसे पैथोजन जो कहां पर रहते हैं, गट एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रहते हैं, मस्ट नो a way of the surviving in the stomach at the low pH। स्टमक में कैसा पीएच होता है, लो पीएच। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये हमारा स्टमक है तो हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड रिलीज होता है जिसका नाम होता है HCl, और HCl मतलब ये एसिड है, इसका पीएच क्या होता है, लो, लगभग 1.5 अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये पीएच हो गया। तो लो पीएच में भी जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, आराम से जिंदा रह सकते हैं। इन्होंने क्या किया अपने अंदर, ऐसा एडाप्टेशन किया है। ठीक है, तो स्टमक एट द लो पीएच एंड रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। अगर मान लो कोई भी पैथोजन यहाँ पर स्टमक के अंदर है तो स्टमक के अंदर तो बहुत सारे क्या हैं, एंजाइम भी तो आएंगे। तो एंजाइम आएंगे, हो सकता है कि क्या हो जाए, इस एंजाइम से डैमेज हो जाए। लेकिन जो पैथोजन होते हैं पता होता है कि हम जहाँ जा रहे हैं और जहाँ हमें रहना है वहाँ पर बहुत सारे क्या होंगे, रेजिस्टेंस होंगे, उन्हें हमें दूर करके ही वहाँ पर रहना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम स्टमक में रहेंगे तो हमें एसिड से भी बचना पड़ेगा, साथ साथ में एंजाइम से भी बचना पड़ेगा। इस टाइप का ये एडाप्टेशन अपनी बॉडी के अंदर लेके आता है ताकि वो आसानी से वहाँ पर जिंदा रह सके। ठीक है, अगला, अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर डिस्कस हेयर अलोंग विद द डिजीज काज्ड बाय देम। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज काज करेंगे, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रिवेंटिव एंड द कंट्रोल मेजर अगेंस्ट दीज डिजीज इन जनरल आर आल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब, यानी कैसे उन्हें रोका जा सकता है ये भी हम डिस्क्राइब करेंगे। पहली डिजीज जिसका नाम क्या है, बैक्टीरियल डिजीज। कल पढ़ें, कल स्टार्ट करते हैं इसे हम बैक्टीरियल डिजीज से। इस चैप्टर में बहुत